बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करेंगे, लेकिन इसी के साथ अपने सबसे पहले सेगमेंट की तरफ एक दिन एक नेकी के साथ। एक दिन एक नेकी में आज का मैसेज देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा पैगाम अपने भाइयों के और बहनों के नाम ये है, सुन्नत पे अमल करते रहना, सुन्नत पे अमल करते रहना। इस पे मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, अल्लामा ज़ैनुद्दीन रहमहुल्लाह ताला। उन्होंने एक वाक़या नक़ल किया है कि उनके इलाक़े में एक कफ़न चोर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो अल्लामा साहब ने उससे पूछा, तूने कई लोगों के कफ़न चोरी किए हैं, क़ब्र की कोई कैफ़ियत या कोई हालत तो बयान करना, वहाँ लोगों के साथ क्या मामला होता है। तो उस कफ़न चोर ने एक जुमला कहा, उसने एक जुमला कहा कि मैंने अक्सर लोगों को क़ब्र में देखा है कि उनका चेहरा क़िबले की तरफ नहीं होता, क़िबले की तरफ नहीं होता। तो उस मुहद्दिस ने कहा, जबकि हम लोग मुसलमानों को दफनाते हुए उनका चेहरा क़िबले की तरफ करते हैं, फिर भी उनका चेहरा क़िबले की तरफ नहीं होता, इसकी वजह क्या है। चुनांचे जब ये बात इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह ताला के सामने ज़िक्र की गई, तो इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह ताला ने फरमाया 3 मरतबा, इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह। ये उन लोगों के साथ ये मामला किया जाता है जो दुनिया में सुन्नत से एराज़ करते हैं। अल्लाह क़ब्र में उनका चेहरा क़िबले से फेर देते हैं। मेरे भाइयों, सुन्नत पे अमल करते रहना। अल्लाह मुझे भी आपको भी सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। और ये था आज का मैसेज, इसी के साथ बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज 9 नवंबर यानी कि इकबाल डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अल्लामा इकबाल का आज 144वां यौम पैदाइश है और आज सुबह से ही उनके मज़ार पर तक़रीबात शुरू हो गई, जिसमें पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पंजाब रेंजर्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ बहरिया के हवाले कर दिए और स्टेशन कमांडर लाहौर कॉमोडोर आमिर इकबाल ख़ान भी मज़ार पर हाज़िर हुए। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल की शख्सियत के हवाले से, उनके अफ़कार के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से आज मुल्क भर में, लाहौर में भी बहुत सी तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। स्कूल्स के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस का इनेकाद किया जाता है, सेमिनार्स रखे जाते हैं और देखा जाता है कि अल्लामा इकबाल ने वो जो ख्वाब देखा था आज़ाद पाकिस्तान का, जिसमें आज हम सर बुलंद करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये वही पाकिस्तान है। किस तरह हम सब अपना रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, इस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और अल्लामा इकबाल के लिए हमेशा से दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनका जो ख्वाब है वो हमें पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि एक अच्छा पाकिस्तान हम बना सकें। इसी के साथ टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलेंगे और टॉप स्टोरीज़ में हमारे पास सबसे आज की जो अहम खबर है और सबसे पहली खबर है वो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से। इसे आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरी टॉप स्टोरी है जी हमारी, लाहौरियों की मुश्किलात कम ना हो सकें, सर्दी आने से पहले ही गैस बहरान, चूल्हे ठंडे पड़ गए। एनए 133 का ज़िमनी इलेक्शन, हुकूमती मशीनरी पीटीआई को इलेक्शन जितवाने के लिए मुतहर्रिक। बढ़ती कीमतों ने चीनी की मिठास छीन ली, अकबरी मंडी में भी 4 रोज़ से मोटी चीनी गायब।
یہ تھی ہماری ٹاپ سٹوریز، ان کو ہم ڈسکس کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سریفائی 2 کے سینئر رپورٹر راؤ دلشاد موجود ہیں. السلام علیکم راؤ صاحب. وعلیکم کیا حال السلام. چال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. آج علامہ اقبال کا 144واں یوم پیدائش. ایگزیکٹلی. مصور پاکستان کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کو جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو اقبال کل آنے والے کل کے شاعر ہیں جی. اور ان سے متعلق جب بھی آپ کوئی چیز پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ابھی اسی زمانے کے لیے شاید ہے. حالانکہ کئی سال بیت کے، کئی دہائیاں بیت گئی ان کی تحریروں کو، ان کی نظموں کو، ان کے شکوہ جواب شکوہ کو، لیکن آپ کو یہی لگے گا کہ شاید وہ آج کے شاعر ہیں اور آنے والے کل کے شاعر ہیں. اور مصور پاکستان یوں ہی نہیں کہا گیا ان کو، اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو تصور تھا پاکستان کا یہ انہوں نے پیش کیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے میں اس وقت کی جو قیادت تھی انہوں نے کیا اور ساتھ ساتھ رہے. اور پھر ہر لحاظ سے علامہ اقبال کو اگر آپ ہر نظم میں گہرائی اور ہر نظم میں جو دوسرا پہلو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. تو اس پہ تو آپ ان کی تو صرف ایک نظم آپ لے لیں، جواب شکوہ جواب شکوہ کو اگر آپ نظم کی بات کریں، آپ ایک شعر لے لیں اور اس کی اتنی تشریح اور اتنے اسپیکٹس نکلیں گے لائف کے کہ آپ سمجھتے چلے جائیں گے اور زندگی کے افکار آپ پر کھلتے چلے جائیں گے. لیکن وہ صرف ایک شاعر ہی نہیں رہا، وہ ایک قانون دان، سیاست دان، مسلم صوفی. ان کی پرسنالٹی کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جو ڈسکس کیے جا سکتے ہیں. اور میرے خیال سے زیادہ جو پذیرائی ہے علامہ اقبال کو، علامہ صاحب کو، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں بہت زیادہ ہے. ایران میں تو ان کو ایرانی لاہوری کے نام سے جانے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے ہی ان کے، ہم تو صرف یہاں پر ان کے مجسمے لگا کر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہم نے تو ضرور پڑھی اور آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تو اقبال کی اس نظم سے شروع ہوتی تھی جو اسمبلی تھی. تو آج کے بچوں کو شاید اقبال سے اس طرح سے شناسائی نہیں کروائی جا رہی، جو کہ بہت بڑا ایک ہم معاشرتی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ اقبال کی جو افکار ہیں وہ اپنی آنے والی نسل تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. علامہ اقبال کے پوتے اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ولید اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ولید اقبال صاحب وقت دینے کے لیے. آج 144واں یوم پیدائش ہے. آج ملک بھر میں مختلف تقاریب کا انعقاد بھی کیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ، کیونکہ اقبال کی شاعری اور ان کے افکار ہر دور کے لیے بڑے لازم و ملزوم ہیں، کتنا ضروری ہے نوجوانوں کو اقبالیات سکھانا، پڑھانا، سمجھانا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل بہت اہم اور بہت ضروری ہے، کیونکہ علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے اس میں ایک اہم عنصر جو ہے وہ ایک انسان کی کیپیسٹی کے بارے میں، انسان کی جو عظمت ہے اس کے بارے میں، کہ کہاں وہ ستاروں پہ کمند ڈال سکتا ہے، کس طرح وہ کریٹو ہو سکتا ہے، کس طرح وہ جد و جہد اور جرت سے کام گروہ کار لاتے ہوئے جو ہے اپنی زندگی کے منازل طے کر سکتا ہے. تو اس میں ایک بہت ڈائنامک اور بہت، جسے آپ سمجھ لیں، اخلاقی اقدار کو مضبوط کرنے والا اور انسان کو اس کی جو اور وہ ہر دور کے انسان کے لیے کہ انسان کی کیا کیپیسٹی ہے اور وہ کہاں تک پہنچ سکتا ہے سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کائنات کو مسخر کرنے کے حوالے سے، وہ اس میں پایا جاتا ہے. وہ یہ سارے نکات جو ہیں. سینیٹر صاحب بالکل صحیح کہا آپ نے کہ یہ تو ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ پوری زندگی بھی آپ لگا لیں تو آپ سمجھتے چلے جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کس طرح سے فوکس کیا جا رہا ہے کہ نوجوانوں کی نہ صرف تربیت کی جا سکے بلکہ اقبالیات پڑھا کر ان کی گروتھ کی جا سکے، ان کی تربیت کی جا سکے؟ جی اس حوالے سے ایک تو جو تعلیم کے حوالے سے جو ایک پالیسی اور ایک وعدہ جو تھا، جو کہ 2018 انتخابات میں کی کیا موجودہ کی جتنے کی گورنمنٹ میں، وہ تھا اور ایک بڑا اہم علامہ کی فلسفے کا بھی اور فلسفہ اسلام جس میں وہ انسپائر حصہ ہے کہ سماجی انصاف یا سوشل جسٹس جو ہے وہ جو ہے فراہم ہو اور اس کا ایک نظام جو ہے وہ لاگو ہو، اور اس کا خصوصاً تعلیم کے حوالے سے جو ایک سنگل نیشنل کریکلم ہے، ایک مساوی نظام جو ہے، جو ہر جو درجے کی یہاں پہ اسکول پائے جاتے ہیں، مدرسے ہوں یا پرائیویٹ اسکول ہوں یا گورنمنٹ اسکول ہوں،
اس میں ایک یکسانیت لا کر اور اس میں قرآنی تعلیمات اور بامیان پاکستان کی تعلیمات جو ہیں ان سب کو جو ہے مناسب مقام جو ہے دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک اور جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ تقریباً آج سے 4-5 دن پہلے لاسٹ ویک اکیڈمی ادبیات میں پرائم منسٹر جب تشریف لائے ہوئے تھے، وہاں پہ ایک ایوان اعزاز یا ہال آف فیم پاکستان کے دانشوروں، شاعروں اور انٹلیکچوئلس کے لیے جو ہے وہاں اس کا افتتاح کیا گیا. تو وہاں پہ بھی انہوں نے اس بات کو جو ہے بڑا زور دیا کہ جو دانشور، شاعر، انٹلیکچوئلس، جو اسکالرز ایک ملک کے ہوتے ہیں وہ اصل میں اس کے ملک کا قبلہ جو ہے وہ درست کرتے ہیں، اور جو اپنے انٹلیکچوئلس کو ہیرو بناتی ہیں قومیں، وہی جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں. بالکل. سو اس میں اور اسی موقع پہ انہوں نے جو کہا بعد میں وہ بات بڑی اچھی کہ میں ہماری جو اخلاقی اقدار جو ہمارے اسکالرز ان کو دیتے ہیں، اور ظاہر ہے سر فہرست اس میں بھی اس دن بھی علامہ اقبال بھی اخلاقی اقدار دینے کا جو ہے کام وہ اسکالرز کا ہے. تو اخلاقی اقدار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی میں اسی لیے اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملاتا کیونکہ وہ اخلاقیات ہماری اتنی گر چکی ہیں کہ میں اس کو ان کو پھر ہاتھ ملا کر پھر تو یہ جائز قرار دے دیتا ہوں ساری جو انہوں نے بدکاریاں کی ہیں. جی اچھا ولید صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جب سے ہم بھی جرنلزم میں ہیں ہم نے یہ بہت سنا ہے، بلکہ ہر تقریر میں جو سیاسی رہنما ہیں، سیاسی قائدین ہیں، وہ قائد اور اقبال کے افکار پر عمل پیرا ہونے کی بات بہت کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں آ پاتے جس طرح سے ان کو آنا چاہیے. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل بھی جو دورہ معیار ہے وہ چل رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کس حد تک قائد اور اقبال کے افکار پر عمل پیرا ہے؟ دیکھیں جی، حضرت علامہ اقبال نے اپنے فلسفے اور شاعری کے علاوہ ہی وہ جو پولیٹیکل فلاسفر اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنے تئیں فیصلہ بھی کیا اور پھر اعلانیہ فیصلہ کیا آج سے تقریباً 90 سال سے پہلے، جب ہندوستان کے مسلمانوں کے لیڈر جو ہیں اس کے لیے اس قیادت کے لیے سب سے موجود شخصیت جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی. جب کسی نے ان سے پوچھا علامہ سے کہ آپ نے کیوں ان کو کیوں منتخب کیا ہے، ان کو کیوں چنا ہے، ان کی جماعت کا اعلان کیوں کیا، تو علامہ کا ایک ہی جواب تھا کہ بیکاز ہی از انکرپٹیبل اینڈ انفرگیویبل، کہ نہ تو وہ بے ایمان ہے اور نہ ہی کبھی وہ پچھ سکتا ہے. تو یہ اسی بات کو اگر آپ یہ ہے کہ ایک آنےسٹ لیڈرشپ جو ہے وہ کس طرح سے ملک کو جو ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور اس میں تو دنیا بھر کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ رستہ ہمیں اختیار کرنا ضروری ہے بحیثیت ایک قوم کے بھی انکرپٹیبل اور انفرگیویبل ہو. اور میرے خیال لیڈرشپ میں اگر اس طرح سے شروع ہے تو چائنیز زبان کا ایک وہ محاورہ ہے نا کہ جرنی ٹو 1000 مائل سٹارٹس ود سنگل سٹیپ، تو کم از کم ہمارا قبلہ سمت تو درست ہو رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ولید صاحب، آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ حضرت علامہ اقبال کا کوئی شعر یا کوئی نظم ہمیں سنانا چاہیں. علامہ اقبال کی ایک مشہور مختصر نظم ہے، اس کا عنوان ہے سلطان ٹیپو کی وصیت. جی. تو اس میں وہ کہتے ہیں دور ہے نبرد شوق ہے منزل نہ کر قبول. کیا بات ہے. لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو محمل نہ کر قبول. اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز. کیا بات ہے. ساحل تجھے عطا ہو ساحل نہ کر قبول. اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. اور آخر میں باطل ہوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست. بہت شکریہ ولید اقبال صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کووڈ کی وجہ سے یہ ریلیکسیشن ہے. جی مجھے ہنسی آ رہی ہے. اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حافظ قرآن ہوں گے، بلکہ وہ 20 نمبر کلیم کر کے 505 میں سے 525 نمبر بھی لے سکتے ہیں. اتنا بھی مذاق نہ بنائیں آپ، لیکن چلیں کوئی نہیں. یہ آپ نے حالت کر دی ہے. یہ کم از کم جتنے لوگوں نے امتحان دیا ہے اس کی آبجیکٹو ٹائپ ہی آپ نے اگر امتحان لیا کم از کم مارکنگ تو ٹھیک کریں. 103 لوگوں کی 100% آپ نے بھی میٹرک اور انٹر کے ایگزامز میں دیکھا ہوگا کہ یہی ہوا. اور بلکہ ایک پوسٹ شیئر ضرور کر دوں کہ آج کل ایک پوسٹ بڑی چل رہی ہے کہ اب ہاسپٹل کا رخ نہ کرنا کیونکہ بہت سارے ڈاکٹرز آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے آئی ہیں. تو یہ آن لائن یہ تو ہو گئی مذاق کی بات، لیکن راؤ صاحب بہت سے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو آپ کو
ज़िंदगी गुजारने के लिए दुश्वार हो जाते हैं। और ये वो मसले मसाइल और इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रहे। वो महंगाई का ग्राफ देख लीजिए, वो बेरोज़गारी का ग्राफ देख लीजिए, गर्मियों में बिजली चली जाती है तो इनके पास जवाब नहीं होता, सर्दियां अभी शुरू नहीं हुई हैं। और मैं ये कह रही हूँ कि अभी सर्दियों का आगाज़ नहीं है, धुंधें पड़ना शुरू नहीं हुई, टेम्परेचर बहुत पीक पर नहीं चला गया कि ये जस्टिफिकेशन दे कि गैस जो है वो जम गई है पाइपलाइन में। लेकिन शहर लाहौर में गैस प्रेशर कम होने की, गैस बंदिश की शिकायत आना शुरू हो गई हैं। ये वो स्केड्यूल है जो जारी कर दिया गया था कि लिमिटेड टाइम पीरियड में दिया जाएगा, लेकिन सर्दियों से पहले ही ये लोड शेडिंग है वो गैस की शुरू। गर्मी आए तो बिजली गायब होती है, सर्दी आए तो गैस गायब होती है। और क्या वजह है, अगर हम इसको एनालिसिस करें कि क्या वजह थी कि 2017 और 18 में सूरत हाल इतनी गंभीर नहीं थी। और उस वक्त यहाँ पर जो हुक्मरान जमात थी उसका ताल्लुक चीन, इराक या ईरान या सऊदी अरब से नहीं था, वो इसी मुल्क से तहरीक, वो उस वक्त की जो सियासी जमात थी वो हुक्मरान थी। तो क्या वजह थी कि गैस की शॉर्टेज की खबरें बहुत कम थी? क्या वजह थी कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर को गैस बिला तात्तुल फराहम की जा रही थी? क्या वजह थी कि आपके बिजली के कारखानों को गैस अगर जरूरत है तो उनको मिल रही है? और घरों में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हत्ता के एलपीजी के हवाले से भी अगर आप बात करें तो एलपीजी भी दस्तयाब थी और आज के मुकाबले में 50% कम कीमतों पर दस्तयाब थी। क्या वजह थी? ये अगर हम ईमानदारी से ये सोचेंगे तो फिर इसका रिजल्ट जरूर निकलेगा कि आखिर कोई तो वजह थी ना कि तमाम चीज़ें जो है वो सीक्वेंस में चल रही थी। गैस भी आ रही थी, बिजली की बिला तात्तुल फराहमी भी थी, और फिर जुलाई के 2018 के जो इलेक्शन से उसमें क्या वजह थी कि जुलाई सख्त तरीन मौसम था और लोड शेडिंग नहीं हुई। जुलाई आपको पता है कि ह्यूमिडिटी किस हद तक पीक पर होती है, तो बिजली नहीं गई। क्या वजह है? इसकी वजह ये थी कि बड़े-बड़े सवाल आप पूछ रहे हैं, इसकी वजह ये थी, अगर हम इन सवालात को एनालाइज करेंगे तो फिर 2018 के बाद 19 में सूरत हाल इससे बेहतर होती, 20 में और इससे बेहतर होती, और आज 21 है, 21 में हम देखते कि और ज्यादा बेहतर होती। हुआ ये है कि हमने हर काम में ताखीर की है। जिस तरह से हालिया अगर वाकयात की बात करें तो पहले हम पाबंदियां लगाते हैं, कलअदम करार देते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने पुलिस वाले शहीद करवाने के बाद, उसके बाद और दूसरी तरफ भी शहादतों के बाद, वाकयात रिपोर्ट होने के बाद हम मुज़ाकरात करते हैं। तो इसके साथ भी इसी तरह से ये गवर्नेंस चल रही है, हर काम में ताखीर की जाती है। फैसला साजी ना होने की वजह से सबसे बड़ा जो नुकसान है, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है, वो ये है। और जब आपको एलएनजी टर्मिनल्स पर गैस चाहिए थी तब आपने गैस की खरीदारी नहीं की, यानी जब सस्ती तरीन गैस थी आपने नहीं खरीदी, जब महंगी हुई तो आपने उसके बाद पता चला कि चलें जी इसमें अब वजीर को जो मुआवने खुसूसी है उसको फारिग कर देते हैं। जी। इतने आपने, लेकिन आपके पास जस्टिफिकेशन होती है ना, जो पुरानी हुकूमतों ने महंगे मंसूबे किए जिसके वजह से देखिए महंगे, आप यहाँ पर आप महंगे की बात कर रही हैं, आप महंगे करके दिखा दें, आप महंगे ही करके दिखा दें। मतलब मुझे बताएं, अगर तो 12 रुपए का यूनिट मिल रहा था तो वो क्या वो 22 रुपए से महंगा है? सही कह रहे हैं आप। अजीब, आप ये तो अजीब लॉजिक है। इस पर हम बात करेंगे कि सर्दियों में आपको उस वक्त बड़ी तशवीश लगती थी जब तमाम चीजें आज के मुकाबले में 50% कम कीमत पर बिल्कुल सही कह रहे हैं राव साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें शायद सिप्रा ने भी ज्वाइन किया है, उनसे जरा हम प्रेडिक्शन ले लेते हैं कि अगर नवंबर के शुरू में ये हाल है तो फिर दिसंबर जनवरी में क्या हाल होने वाला है। मुझे लग रहा है चूल्हे तो बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे। शायद सिप्रा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 300 मिलियन क्यूबिक फीट तक जाने का खदशा है हमारी डिमांड, और सप्लाई जो है वो 222 के अराउंड कहीं पर स्टैंड कर रही है। इसका मतलब है एलएनजी का सहारा नहीं लेगी ये हुकूमत, क्योंकि सब्सिडी की मद में उन्हें खुद पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर लाहौरी जो हैं वो गैस से महरूम रहेंगे ये सीजन। देखिए, इसको तो आपके प्राइम मिनिस्टर क्लियर कर चुके हैं कि गैस का बुहरान आएगा, लेकिन इतनी शिद्दत से आएगा ये शायद आप कंज्यूमर को नहीं मालूम होगा। ये होगा कि शायद खाना पकाने के बाद जो कार है उसमें उनको गैस मिल जाएगी और 15-16 घंटे की लोड शेडिंग होगी, 3-3 घंटे या 2.5 घंटे जो है वो गैस मिलेगी। लेकिन अब सूरत हाल उसका बरक्स नजर आ रही है कि नवंबर अभी जो चल रहा है, गुज़श्ता साल से अगर कंपेयर करें तो 10 मिलियन जो है, अभी देखो वेदर चेंज नहीं हुआ, 10 मिलियन उससे ज्यादा डिमांड हो गई है अभी इस वेदर में। और अगर
15-20 दिन के बाद हम जाएंगे तो यही कंपनी जो है लाहौर रीजन 300 मिलियन पे चला जाएगा। विफाक कहता है कि आप कुदरती गैस पे, नेचुरल गैस पे रहें ताकि सस्ती गैस है कंज्यूमर को दें, क्योंकि LNG के पैसे हमने घरेलू सार्फिन से नहीं लेने होते हैं। माजी में हमेशा यही होता रहा है कि इंजेक्ट करना पड़ता है LNG को, अदरवाइज सिस्टम नहीं चलता। इस दफा विफाक फैसला कर रही है कि LNG इंजेक्ट ना की जाए ताकि सब्सिडी भी ना देना पड़े और जो विफाक के ऊपर बोझ ना पड़े, विफाक पर भी ना बोझ पड़े, और SNGPL जो कहती है हम दिवालिया हो रहे हैं और इस SNGPL पर भी बोझ ना पड़े। लेकिन बराह रास्त इफेक्ट कौन होगा? घरेलू सारिक होगा। दो चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, एक प्रेशर के साथ आप गैस देते हैं या फिर बिल्कुल गैस की किल्लत होती है। यहाँ ये नजर आ रहा है कि प्रेशर तो बड़ी दूर की बात है, रूटीन में जो गैस है वो भी नहीं मिलेगी, और बिलखसूस जो टेल एंड है हमारे जो अंदरून और गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, और अभी से वो शुरू भी हो गया है। अच्छा शायद एक चीज ये बताइए कि आपकी स्टोरी थी, हमने डिस्कस भी की कि कुछ अर्सा पहले हाल ही में ये फैसला किया गया था कि 16 लाख गालिबन जो गैस कनेक्शन है वो नए दिए जाएंगे। क्या मनसूबाबंदी किए बगैर ही वो अनाउंस कर दिया गया या सिर्फ सियासी नारा था? वो उस वक्त जो वफाकी वजीर पेट्रोलियम थे उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद उनके पास वजारत ही ना रही, और अब तो उन्होंने बैन कर दिया है। मैं राव साहब आपको अपडेट कर दूं कि डेवलपमेंट वर्क तो वैसे बंद कर दिया है कि गैस नेटवर्किंग ना करे, क्योंकि हमारे पास गैस नहीं है, और नए कनेक्शन पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। तो सिप्रा साहब, ये तो ऑल टुगेदर एक अलग बात हो गई। अगर वो कनेक्शन एक्चुअली अलॉट कर दिए जाते, फिर जो ये थोड़ी बहुत प्रेशर की गैस आ रही है ये भी ना आती, चूल्हे बिल्कुल ही ठंडे पड़े होते ना। मेरे कहने का मकसद है टैक्सेस आप वसूल करते हैं, आपकी बेसिक जो यूटिलिटीज हैं, बुनियादी जो जरूरियात है जिनकी, इस पर अगर आप पूरी दुनिया की मिसालें देते हैं तो पूरी दुनिया में इस पर सब्सिडीज दी जाती हैं। आप सब्सिडी के साथ दें। आप कहते हैं कि महंगे दामों के, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जो हम 1100 पे बी क्यूबिक MMBTU हम ले रहे थे गैस, इस वक्त हम इस लास्ट मंथ में हमने 2623 रुपए पे MMBTU दी है, अब वो 3000 पे जा रही है। अब एक गैस जो है वो आप 121 रुपए से शुरू होती है और एक 3000 पे चली जाए, तो इसमें डिफरेंस है। विफाक अपनी जगह कहाँ पे ठीक है, लेकिन कंज्यूमर तो विफाक की तरफ ठीक है। अच्छा सिप्रा मुझे ये बता दीजिएगा कि अब ये सारा मसला तो मौजूद है, जो पूरा सीजन ऐसे ही निकलेगा, क्या स्केड्यूल जारी किया जाएगा? दिन में 4 घंटे 3 घंटे गैस दी जाएगी और खाने के औकात में सिर्फ गैस मिलेगी? वो जो अनाउंस किया था अब उस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा? तैयार हो जाए मेंटली तौर पर हम कि गैस नहीं आनी है? पे अमल दरामद होता आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब आप एक टाइम देंगे कि ये 2 घंटे या 3 घंटे, तो उस पर सारा प्रेशर आएगा, सिस्टम कोलैप्स करेगा। अचानक सारे कंज्यूमर जो है वो गीजर भी ऑन करेंगे, हीटर भी ऑन करेंगे, चूल्हे भी जलाएंगे, तो वो आपका सिस्टम नहीं चलेगा, वो कोलैप्स करेगा। इसलिए अल्टीमेटली LNG पे इनको जाना पड़ेगा, और बता रहे हैं कि कार्गो मंगवाया है, दिसंबर तक उसको वेट करेंगे, रिगैसिफिकेशन उसकी दिसंबर में करेंगे, और विफाक इसका इंतजार करेगा कि खवातीन बर्तन लेकर सड़कों पर ना निकले। अगर निकलती हैं, एहतजाज होते हैं, तो उसके बाद उसको इंजेक्ट करेंगे, इंतजार किया जाएगा। सही है, यानी कि पानी सर से नहीं गुजरेगा तब तक जो है वो कुछ नहीं किया जाएगा इस हुकूमत की तरफ से, और सफर जो है वो बेचारे आवाम को करना पड़ेगा। सिप्रा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप कुछ पॉइंट रेस करना चाह रहे थे। शायद सिप्रा ये बताएं कि आखिर क्या वजह थी कि 2017 में इस तरह की सूरत हाल नहीं थी, 18 में भी इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। राव साहब, मैंने आपसे पहले कहा आपको ये सवाल का जवाब नहीं मिलना, सिप्रा साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन आपको इस बात का जवाब नहीं मिलना। मैं आपको बता रही हूँ, ये सवाल आप गरान से भी पूछेंगे ना तो वो आपके सवाल को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसका जवाब शायद किसी के पास मौजूद नहीं है। ये जरूर रिकॉर्ड पे है कि ताखीर करने से LNG के सौदों में 11 अरब डॉलर का नुकसान मुल्की मैशत को पहुंचाया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं, या स्मार्टली प्ले करने से और जरूर ये होना चाहिए क्यों सस्ती LNG नहीं करने से मैं ये कह रही हूँ LNG इंजेक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इनको सब्सिडी और नए टर्मिनल्स के हवाले से भी ताखीर की गई है, नए टर्मिनल्स के हवाले से भी ताखीर की गई है। उसका जिम्मेदार कौन है? जरूर इसको अब अगर नैब अगर इस मुल्क में है वो ऐब ना बने, वो अपने ऐब से बाहर आए और नैब रिएक्ट करे इस इशू पे कि क्यों ताखीर की गई। जब 4-5-6 डॉलर्स की जब LNG मिल रही थी तो उस वक्त क्यों खरीदी नहीं गई? आज इतना नुकसान करने के बाद आपको ख्याल आ रहा है और फिर खमियाजा जो आवाम भुगत रहे हैं। बिल्कुल आवाम भुगत रहे हैं, लेकिन ये मासूमाना सवाल आपका जो है वो ना ऐवानों में सुनाई देगा, ना उसका जवाब मिलेगा, ना ही इस इशू को टेकअप किया जाएगा। और मेंटली तौर पर आप तैयार हो जाएं कि सर्दियों में आपको गैस नहीं मिलनी है, ना गवर्नमेंट सब्सिडी का बोझ बर्दाश्त करेगी, ना इदारे पर डालेगी, और बोझ सिर्फ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा लोड शेडिंग की मद में। इसी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। तो पता लगता है कि आटा महंगा हो गया है,
पेट्रोल महंगा हो गया है। ये रिलीफ फंड नहीं, इसको तकलीफ फंड कहते हैं। ये बस ज़बानी कलामी है यार, रिलीफ पैकेज, बाकी नज़र कुछ नहीं आ रहा। अवाम को इमरान खान साहब ने सिर्फ तकलीफ पैकेज दिया। 2 वक्त की रोटी लोगों के लिए खानी मुश्किल हो गई है, बच्चे लोग बेचने पे आ गए हैं। इस दफ़ा बिजली के इतने बिल आए हैं कि लोग रो रहे हैं। आटा, चीनी, सब्जियां, फल, पेट्रोल, बिजली, किस किस चीज की दुहाई देते आवाम नजर नहीं आते। दवाइयां इतनी महंगी हो गई हैं कि लोगों ने लेना छोड़ दी है। राव साहब, चीनी की अगर आज बात करें हम, जब से चीनी 105, 6, 10 तो बिक ही रही थी पूरे शहर में, हम भी रिपोर्ट करते रहे। जब से चीनी 150, 55 में हुई ना, तो हमें बिल्कुल शक होना शुरू हो गया कि वाकई, शक तो पहले भी था लेकिन अब वो शक यकीन में बदल गया कि वाकई गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। शहर में बात करें, सूबे में बात करें या मुल्क में बात करें, तो गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर गवर्नेंस होती तो किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो 100 ये जो 90 रुपए का सरकारी रेट दिया गया उससे बढ़कर चीनी फरोख्त करें। गवर्नेंस मुझे बताएं, जब वो माने, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सुन लीजिए, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हसान खावर साहब जो गवर्नमेंट के तर्जुमान है, वो कहते हैं कोई चीनी की किल्लत नहीं है। एग्जैक्टली यही मैं बात करने वाला था कि मैंने एक डीलर से पूछा, मैंने कहा कि चीनी की वाकई किल्लत है। कहते जी आपके पास अगर 200-300 अरब रुपया भी है ना, तो उसकी भी चीनी आपको मिल जाएगी सुबह। आप अंदाजा लगाएं, इसका मतलब है कि चीनी की किल्लत नहीं है, मिसमैनेज्ड किया जाता है। और क्यों शुगर मिल्स एसोसिएशन को नकेल नहीं डाली जा रही, ये जब तक नहीं होगा, जब तक इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, इसके लिए गवर्नेंस को एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। गवर्नेंस को एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। गिरा फरोशी और मुनाफाखोरी को रोकना होगा, तभी हालात बेहतर होंगे। लेकिन लग रहा है कि हर फ्रंट पे गवर्नमेंट फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि डिलीवर कुछ भी नहीं हो पा रहा। एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइंस जानिएगा, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जहां पर हम बहुत सी चीज़ों की बात करते हैं, हम करीबन पिछले 2 साल से कोविड के SOPs को फॉलो करते हुए बड़ी लिमिटेशंस के साथ अडेप्टेशन के बाद कुछ ज़िंदगी नॉर्मल साइड पर आना शुरू हुई कि कोविड के रेशो कम होना शुरू हो गई। लेकिन उसके साथ ही डेंगू के पेशेंट्स आना शुरू हो गए, डेंगू का सर्च शुरू हो गया। और अब डेंगू के बाद एक और मसला जिसे शहर लाहौर ने अपनी लपेट में लिया है, वो है स्मॉग का। इस हद तक स्मॉग बढ़ चुकी है कि पूरे शहर को उसने अपनी लपेट में लिया हुआ है और सांस की बीमारियां, आंखों से मुतालिक मसाइल का खतरा पैदा हो जाता है। और आप यकीन जानिए कि शाम होते साथ ही और सुबह के औकात में जब तक धूप नहीं निकलती, पूरी एक हेज है जिसने शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और फिर बाकायदा जलने की स्मेल आती है। जिन लोगों को सांस का प्रॉब्लम है उनके लिए ये काफ़ी परेशानी का बायस बनता है। आंखों में जलन, स्किन की एलर्जी, छोटे बच्चे तक मुतासर हो रहे हैं। क्यों ये स्मॉग कंट्रोल नहीं हो पा रही है? डॉक्टर हजरात क्या कहते हैं, कैसे इससे बचा जाए? एक SOP जो हम मुसलसल 2 साल से फॉलो कर रहे हैं वो है मास्क का इस्तेमाल, जो आपको कोरोना से बचाता है। लेकिन अब डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने स्मॉग से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी कीजिए, वो आपकी सेहत पर असरअंदाज नहीं होगी अगर आपने मास्क का इस्तेमाल किया होगा। तो कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं? और बहुत से आर्टिकल्स इस हवाले से आ रहे हैं जी कि यही हमारे माहौल का और हमारी फ़िज़ाई आलूदगी का सिस्टम रहा और यही ग्राफ चलता रहा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम होती चली जाती है। और इसी जो इंडेक्स आजकल चल रहे हैं, अब गुज़श्ता 24 घंटों की हम बात करें तो 303 जो है वो इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। और लाहौर में मतवक्के उम्र जो है उसने 5 साल तक तकरीबन कम कर दी है। इस पर हम बात करेंगे। ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़िया हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और हमारे साथ माहिर माहौलियात डॉक्टर अब्दुल कदीर मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आने के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। स्मॉग की एक मोटी लेयर जिसने पूरे शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है और इसमें नाक, कान, गला के मसाइल पैदा हो रहे हैं, स्किन की बीमारियां पैदा हो रही हैं, आंखों की एलर्जी सामने आ रही हैं। कैसे इससे बचा जाए? इस प्रिंसिपल बड़े सादा से हैं। वही 4-5 चीज़ें जो पहले बताई गई हैं कि हमने सुबह के औकात में और शाम के औकात में जब इंडेक्स अब टीवी पे मुस्तकिल आ रहा होता है कि जब भी 100 से ज़्यादा होता है, 150 से, तो सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। वक्ती तौर पे भी, रूटीन की लाइफ में भी, स्पेशली बहुत छोटे बच्चे या ज़्यादा उम्रसीदा लोग या जिनको सांस या हार्ट की बीमारियां हैं, उन्हें तो बहुत एहतियात करें। ये वक्ती तौर पे भी चंद हफ्तों के लिए भी डैमेजिंग है और थ्रू आउट भी ये स्मोक इसी
कंसंट्रेशन में रहती है लेकिन फ़ज़ा में ऊपर चली जाती है। ठीक है। जो ही ये पानी के छोटे छोटे पानी के कतरे आते हैं जिसको हम फॉग कहते हैं, उसके साथ मिलके ये स्मॉग बना देती है, तो नीचे वाली तहों में आ जाती है। इस वक्त जब हम इस कमरे में सांस ले रहे हैं तो 20 से 21% ऑक्सीजन, जब ये चीज़ ज़्यादा आती है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। और इसमें एक आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इसकी एबिलिटी हमारे हार्ट और ये जो हमारे ब्लड का सेल है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, 200 से भी ज़्यादा एफिनिटी से स्ट्रांगली ये अटैच हो जाती है और ऑक्सीजन को वहाँ पे साथ लगने नहीं देती। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो लोग चूल्हे जलाते हैं, गैस जला के सो जाते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नीचे चली जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। स्पेशली कोयले का जलाना, बहुत सारी मवाद उस वक्त होती है, दम घुटने से हम अक्सर ये खबरें भी पढ़ते तो इंसानी एबिलिटी, इंसानी कैपेबिलिटीज़ के सामने ये मसाइल आएंगे। लेकिन अर्बन एरिया का ये बहुत सारे शहरों में एक बड़ा मसला है, इसको सख्ती से डील करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। ये स्लो एंड स्टडी वाला काम बिल्कुल नहीं है। इसके लिए जो ही हम स्टेप लेंगे, और कॉमन मैन अगर इस टाइम पे इंडोर एक्सरसाइजेस कर लें, अपनी खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें, हैंड वॉश बहुत ज़्यादा करें, पानी का इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक्स तर्क कर दें, वार्म ड्रिंक्स ज़्यादा लें। जो ही ऑफिस वाले लोग घर पहुँचें, पहला काम प्रॉपरली अपने बॉडी को, हैंड्स को फ्लश करें या बात ले लें। वो एक बेस्ट तरीका है, वो एक बेस्ट तरीका है ताकि आप जर्म्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो घर लेकर ना जाएं। डॉक्टर साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप स्टडी भी कर रहे हैं, आपकी बहुत सी रिसर्चेस भी हैं माहौलियात में। 5-6 साल पहले, 2016 से पहले तो शायद किसी को आइडिया भी नहीं था कि ये स्मॉग है। उसके बाद से ये पूरा एक सिलसिला शुरू हुआ। क्या वजह है कि स्मॉग को कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा? 6 साल गुजरने के बावजूद हम कोई ऐसी पॉलिसी पर नहीं पहुंचे जिसमें हम स्मॉग कम से कम कर सकें। इस साल हर साल जो है वो पिछले साल की निस्बत ज़्यादा स्मॉग नज़र आती है। अच्छा, ये पिछले 6 साल से नहीं है। अगर हम एयर क्वालिटी डेटा को देखें तो ये इसका आगाज़ जो है ये काफ़ी देर से शुरू हो चुका है, हमें रियलाइज़ नहीं हुआ। वो थ्रेशोल्ड लेवल पे जो है ये अब आके ये चीज़ें पहुंची हैं। और इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे अर्बन एरियाज़ में या पेरी अर्बन एरियाज़ में हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ा तो ये फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल है। इसकी बर्निंग बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर हम ट्रांसपोर्ट को देखें तो 2000 के बाद जो है इसमें 10 टाइम से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो वो फॉसल फ्यूल बर्न करेगा। फिर उसके अलावा हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें ब्रिकलिन्स से जो ईंटें बनती हैं उनका भी रोल है। रिसेंटली कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेस में हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर साजिद रशीद अहमद वो एक हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और उसमें हम ये कर रहे हैं कि ब्रिकलिन जो है उसको नई जिग-जैग टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट किया जाए ताकि उससे जो प्लूटेंट्स हैं या पार्टिकुलेट मैटर है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। लेकिन ये जिग-जैग पॉलिसी पे तो 3-4 साल से काम हो रहा है कि तमाम भट्टों को उस पर शिफ्ट किया जाए। शिफ्ट हो रहे हैं, ग्रेजुअल प्रोसेस है। उसमें बेसिकली जो है एक बहुत बड़ी एजुकेशन की भी ज़रूरत है। जो ब्रिकलिन ऑनर्स हैं वो भी अब इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मुख्तलिफ फर्नेसेस है जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो भी एक अहम रोल अदा करते हैं। कंस्ट्रक्शन जब रोड नए बन रहे होते हैं, बिल्डिंग नई बन रही होती हैं तो उससे भी एयर में पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी ज़्यादा बनता है। ये तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी होती है कि हाई प्रेशर होता है और जिसकी वजह से एयर मूवमेंट जो है वो ऑलमोस्ट स्टैगनेंट या बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से ये जितने प्लूटेंट हम डिस्चार्ज करते हैं एटमॉस्फेयर में वो एक ही जगह पे ट्रैप होकर रह जाते हैं, मोहलिक हो जाते हैं, वहीं पर मोहलिक हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आप जैसे जिक्र कर रही थी जलने की स्मेल आती है, तो वो ये जलने का अमल जो है ना वो उससे जितने भी एग्जॉस्ट निकलते हैं वो उधर ही रहते हैं। उसमें फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है,
ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये मुख्तलिफ गैसें ये मिल के एक मिक्सचर बनाती हैं और ये ऑक्सीजन की निस्बत जो है ये हाईली रिएक्टिव है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इसकी वजह से एलर्जी और रेस्पिरेटरी ट्रैक और फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलावा हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी इनडायरेक्टली बिल्कुल, यानी कि ये पूरा गैस का जो मिक्सचर है ये आपके लिए जहर साबित होता है। आप समझते हैं कि आप सांस ले रहे हैं और हेल्दी ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये जहर आलू जो पार्टिकल्स हैं वो भी आपकी बॉडी में एंटर होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सिर्फ शॉर्ट टर्म उनका इफेक्ट नहीं होता, लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट हो सकता है। और डॉक्टर साहब जिस आर्टिकल का मैं जिक्र कर रही थी शुरू में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। अब एक आर्टिकल के मुताबिक 5 साल तक एक आम शख्स की लाहौर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो जाएगी अगर स्मॉग का यही तसलसल रहा। मैं इसी को थोड़ा रेनफोर्स कर दूँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ तो डिस्टर्ब हो रही है और होगी, लेकिन वो एवरेज जितने साल आपने 10 साल से ज़्यादा स्टे किया है तो आपके ना कि डिजीज़ को ज़्यादा आप प्रोन हो गए हैं, चांसेस ज़्यादा है, देयर आर मोर चांसेस ऑफ अर्ली डेथ। ये चीज़ बिल्कुल अब नॉन फैक्ट्स है। इसी दुनिया में चंद ममालिक हैं जहाँ एवरेज लाइफ स्पैन औसत लाइफ 45 ईयर्स और इसी दुनिया में लोग हैं जो 95 ईयर्स एवरेज लाइफ। और जापान में एक ऐसा भी आइलैंड है जहाँ पे ये 90 क्रॉस हो चुकी और वो लोग 50% ऑफ देयर लाइफ टाइम डे का नेचर के नज़दीक तरीन गुजार। क्या बात है, हम तो यहाँ पर 50 प्लस पे कहना शुरू कर देते हैं जी, इसे 50-60 के अराउंड के बाद के बोनस टाइम। मेरी एक हम्बल सी सजेशन ये भी है कि एक वर्ड हम यूज़ कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये ब्रेन ड्रेन के साथ ह्यूमन माइग्रेशन पे प्लीज़ फोकस किया जाए। हम सारा पैसा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को फोकस करते हैं। 80% आबादी, 75% आबादी देहातों में, जिसको थोड़ी सी समझ है, अक्ल है, वो जल्दी से लाहौर, कराची शिफ्ट होता है। वो बेचारे पीछे हम फिर कॉमन मैन को छोड़ आते हैं जो बिल्कुल इलिटरेट हैं। पूरी दुनिया में आप यूरोप का सबसे खूबसूरत शहर अगर आप पेरिस को लें तो पेरिस की जो छोटी सी काउंटी होगी, जैसे हमारे दूर थोड़ी सी पत्तों की है, वो सारा पैसा उधर लगा। ठीक है। Now, small places are more beautiful than bigger cities. डॉक्टर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बड़ी ज़रूरी भी है कि हमने बागों का शहर लाहौर उसको कंक्रीट का शहर बना दिया। उसकी रीज़न ये है कि जब लोग यहाँ आकर रहते हैं तो वो जब ग्रो करना शुरू करता है तो कंक्रीट भी होती है, बिल्डिंग्स भी बनती हैं, माहौल भी ख़राब होता है और जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो शहर में रहने वालों के लिए फिर कम होते हैं। शहरों की तरफ अंधाधुंध माइग्रेशन हम सब ने भी ऐसे किया। जो थोड़ा पढ़ा लिखा यहाँ आता है और कभी वापस नहीं जाता, वो बाकियों के लिए भी एक मैग्नेट और मकनातीस है। डॉक्टर साहब इस पर हम मजीद बात भी करेंगे और आपसे कुछ टिप्स भी लेंगे कि कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, कैसे इस जहरआलूद हवा से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। और डॉक्टर साहब आपसे मैं एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी कि अक्सर ये जो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स देते हैं, माहौलियात का डिपार्टमेंट उसे रिजेक्ट कर देता है कि ये ठीक इंडिकेटर्स नहीं है और जो हम नंबर दे रहे हैं वो ठीक है। इसकी क्या वजह है, क्यों इंडिकेटर्स का डिफरेंस आता है जिससे हमारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट जो है वो डिनाइल मोड में चला जाता है और प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले पाता? इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। माहौल में स्मॉग किस हद तक खतरनाक हो सकती है और हमने इससे कैसे बचना है, इस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैं बात करी थी कि जो इंडिकेटर्स मुहैया किए जाते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से नंबर आते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर का नंबर हमेशा ही डाउन होता है, मैच नहीं कर पाते हैं, क्या ये पीक टाइम ऑफ पीक टाइम का डिफरेंस होता है या किस तरह से इसको एक्यूरेट समझा? ये मुख्तलिफ जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 10 PM 2.5, ओजोन की कंसंट्रेशन क्या थी, नॉक्स ऑक्स गैसेस की क्या थी, और इसी तरह उस वक्त वहाँ पे जो है एयर में जो भी मुख्तलिफ गैसेस की कंसंट्रेशन, इसकी बेस पे मुख्तलिफ इंडेक्स बनाए जाते हैं। ये तो मैंने जो आपको बताया, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो स्विट्ज़रलैंड और यूरोप और मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने डेवलप किया हुआ है उसके मुताबिक है। इसके बाद आपने बताया हमारे EPD डिपार्टमेंट का, तो उनका जो क्राइटेरिया है वो हमें देखना पड़ेगा कि वो किस
इंडेक्स के मुताबिक, किस पैरामीटर के मुताबिक? आपकी रिसर्च और स्टडी के मुताबिक क्या वाकई में एयर क्वालिटी इंडेक्स डेंजर जोन में है? इस वक्त तो डेफिनेटली ये डेंजर जोन में है, जिसकी वजह से हर किसी को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और एलर्जी के इश्यूज हैं। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा, इसके साथ जो हमारी अर्बन एक्टिविटीज़ है वो भी इसको वेरीफाई करती हैं कि ये हमारा पोल्यूशन का जो इंडेक्स है ये तकरीबन 4% पर ईयर जो है ये इंक्रीज हो रहा है। और ये वाले जो रिसेंट स्पेल चल रहा है, ये कोई अच्छी बारिश होगी तो उसके बाद बस ठीक है। यानी कि वही बात है कि सहारा सिर्फ अल्लाह ताला से ही है कि बाराने रहमत हो तो हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि ना हमने अपना रोल प्ले करना है, ना गवर्नमेंट ने उस तरह से इसको टेकअप करना है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नज़ला, ज़ुकाम, कोल्ड कॉमन, जो फ्लू है, और फिर उसके बाद अब स्मॉग की वजह से बच्चे भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। बच्चों को कैसे बचाया जाए इस चीज़ से, क्योंकि सुबह के औकात में उठकर उन्होंने स्कूल भी जाना है, शाम में अक्सर बच्चों का खेलने का टाइम भी होता है, और लिटरली हम कोरोना, डेंगू और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों से लड़ रहे हैं इस वक्त। डेफिनेटली बच्चों को इसका चांस एक्सपोज होने का और इन्फेक्शंस, एलर्जीज़ के इंसिडेंट्स के साथ स्मोक का इंतहाई मुज़र इफ़ेक्ट है नोज़ पे, गले पे। बहुत सारे लोगों में आंखों में ख़ारिश और एलर्जी होगी, जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनके मसाइल बढ़ जाएंगे। स्पेशली जो लोग सांस की बीमारियों की ऑलरेडी दमा या पुरानी कॉफ की बीमारी में हैं या हार्ट की डिज़ीज़ है, वो अपनी अद्वियात एग्जैक्टली टाइम पे लें। स्टीम ज़रूर लें, नेबुलाइज़र से स्टीम लेना कहीं बेहतर है, सादा पानी से भी स्टीम लेना बहुत बेहतर है। पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे भी थोड़ा थोड़ा अगर पीते रहेंगे तो इट्स अ मार्वलस, इट्स अ पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, और ये आपको बचा सकता है, ये बहुत बचाता है। इन्फेक्शन रेट विद हाई कंटेंट ऑफ वाटर, साफ पानी, उबला हुआ साफ पानी बार बार पीना या हल्की सी गर्म मशरूबात इन दिनों में लेना। अब देखें इन दिनों में मौसम जल्दी से बदल रहा है, जी जी, सर्दियों का आमद है, इसके साथ वैसे भी इन्फेक्शन बढ़नी। हमारा तो पहले भी मौसम चेंज होता है, पूरी दुनिया में कोविड का ही मसला हल हो रहा था, साथ डेंगू है, साथ मौसम चेंज है, वायरल इन्फेक्शन ओवरऑल ज़्यादा होती हैं। अब जिनको थोड़ा सा भी इंसिडेंस इन्फेक्शन का, नॉर्मल नज़ले ज़ुकाम का ज़्यादा है, उनको चाहिए कि ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लगवाएं। ठीक है। और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग वैक्सीन को 100% रिलीजियसली लिया जाए, ये बिल्कुल एक फ़र्ज़ की तरह है। गवर्नमेंट की ये बातें 100% फॉलो की जाएं। जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे, 2 वैक्सीन अब तक तकरीबन सब एडल्ट को लग जानी चाहिए। जिनको नहीं लगी वो गवर्नमेंट के घर पे आने का इंतज़ार ना करें, सेंटर्स में जाएं। मैं 2 दफ़ा गया हूँ एक्सपो सेंटर, इट्स अ मार्वलस बड़े सिस्टमैटिकली जो है वो वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है वो आपको यूजुअली वायरस अटैक से भी बचा सकती है और बहुत ज़्यादा इसमें आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाती हैं, डेथ रेट से बचाती हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा एक और बीमारी है जो सदियों से 1918 से हमारे साथ रह रहा है। ये स्पेनिश फ्लू एक सदी पहले जो पैंडेमिक हुआ था, इसी से हुआ था। ये वैक्सीन हर किसी ने लगवानी, पहले ये बच्चों को लगवा रहे थे, अब जिसको जो भी ना, पिछले साल अमेरिका में ऑलमोस्ट सभी अमेरिकन ने लगवाई, हत्ता कि इसकी शॉर्टेज हो गई दुनिया में, बिकॉज ये सोर्स से आगे आ ही ना सकी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आप प्रिवेंटली तौर पर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लगवा सकते हैं, जो आपको सीजन इफेक्ट, स्मॉग इफेक्ट या जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वायरस की वजह से, उससे भी बचा सकते हैं। हमें सिर्फ बेसिक चीज़ों पे कि बार बार हैंड वॉश, मास्क का इस्तेमाल, जो ही ऑफिस पहुंचे या वापस घर पहुंचे, नाक गले का अच्छे तरीके से वजू करें, बाथ लें और कीप अप योर एक्सरसाइजेस इनडोर। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं एंड वी बिहेव लाइक चाइनीज़ एंड जापानीज़, वार्म ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं और अपनी स्माइल का ख्याल करें और अपने घर वालों का ख्याल करें, तो इसका मतलब वाकई द ब्रिलियंट सिविलाइज्ड पर्सन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ हम आएंगे कि क्या वाकई गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है इस साल इसको कंट्रोल करने का, या आने वाले सालों में, या हमने खुद ही इस चीज़ को हैंडल करना है? मिनिस्टर साहब तो शो में आए और आप यकीन जानिए उन्होंने कहा कि 2 साल तक स्मोक का मसला ही नहीं है, आप लोग पता नहीं क्यों शोर मचा रहे हैं। अच्छा, इसमें जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, जब
माहौल में तब्दीली की बात है, ना तो वो यकदम आती है 1 या 2 साल में, और ना ही उसका 1-2 साल में सलूशन होता है। क्या हमारे शहरों का साइज़ जो है आज से 20 साल पहले यही था? नहीं, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी है, और हमारा जो माहौल है उसी तेज़ी से जो है वो थोड़ा सा गिरावट की तरफ जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं 1 बिलियन सुनामी ट्री का जो हमारा प्रोजेक्ट है दुनिया तारीफ कर रही है, हम इतने दरख्त लगा रहे हैं कि माहौल साफ सुथरा हो जाएगा, फर्क नजर नहीं आ रहा। 100 प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे आ जाए, ये तब्दीली नहीं आ सकती जब तक मैं और आप इस तब्दीली का हिस्सा न बने। हर शख्स अपने इंडिविजुअल लेवल पे वो देखे वो कूड़ा करकट जला रहा है, क्यों जला रहा है, उसको बंद करे, या इंडस्ट्री जो है वो अपने आप को इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड के मुताबिक चला रही है। जी। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, दिन के वक्त वो ऐसी एक्टिविटी नहीं करते, वो रात को अपनी इंडस्ट्री को एक्टिवेट करते हैं जिस वक्त किसी इन्वायरमेंटल इंस्पेक्टर ने नहीं आना होता, उस वक्त इन्वायरमेंट को आलूदा कर रहे हैं। तो हमें एक जो है कलेक्टिव विजडम के साथ, एक नेशनल अप्रोच के साथ इन इश्यूज़ को हल करना है। ये ना सिर्फ गवर्नमेंट पे छोड़ देंगे तो ये कभी भी हल नहीं होगा। इवन माँ की गोद से लेकर अपनी डेथ तक हमें इन मसाइल के सलूशन की तरफ सोचना है, अदरवाइज फिर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हर एक शख्स अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा और इसको अपनी सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर नहीं लेगा जो हमने निभानी ही निभानी है, तब तक सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, एक मैसेज जो आप लाहौरियों को देना चाहें आज के इस टॉपिक के हवाले से, वो क्या होगा? मेरा हमेशा होता है कि उम्मीद से रहें, और हमारे में एबिलिटी कैपेबिलिटी मौजूद है। हमारी क्रिकेट टीम ने वाज़े तौर पे मैसेज दे दिया है, लेकिन हर बंदे ने अपना फ़र्ज़ पूरा निभाना। आप कूड़ा क्रिकेट बाहर ना फेंकें, जलाएं मत, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़िम्मेदार होने का एहसास दें। हर घर में इतनी कि चंद पौधे लगाए जा सकते, और पौधों को अपने बच्चों की तरह समझें। एक पौधा लगाने का मतलब है कि आपने अपनी आखिरत भी संवारी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुनिया तो संवारी है, लेकिन हम सब ने कंट्रीब्यूट करना है। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल करेंगे, बेसिक हाइजीन की, हैंड वाश, माउथ वाश, वज़ू, तो आप एक बेहतरीन शहरी। बिल्कुल, आप एक बेहतरीन शहरी हैं, और माहौल को साफ सुथरा रखने में आप सिर्फ अपनी सेहत नहीं बचा रहे बल्कि अपने प्यारों की, अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी सेहत बचा सकते हैं अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएं। तो हर चीज़ सिस्टम या गवर्नमेंट पर नहीं डालनी, वो तो काम वैसे ही नहीं कर रहे हैं, वो तो मानते भी नहीं है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ख़राब है, लेकिन वहीं पर हमने अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, किसी और पर नहीं डालना। मास्क का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करना है, और फिर हम एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हर मौसम का अपना एक मिजाज होता है, और जैसे ही मौसम तब्दील होता है आपकी वार्डरोब चेंज हो जाती है, खाने पीने की चीज़ें चेंज हो जाती हैं, यहाँ तक कि सब्जियाँ भी सर्दियों की और होती हैं, गर्मियों की और होती हैं, फल मौसमी डिफरेंट होता है। और ऐसे में सर्दियों की एक और सौगात जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है वो खुश्क मेवाजात हैं। लोग बहुत पसंद करते हैं, सस्ती से सस्ता खुश्क मेवाजात भी मौजूद होता है, महंगे से महंगा, जिसमें सस्ती में आप मूँगफली कह लें और महंगे में आप चिलगोज़े कह लें। जो खाना जो है वो अब ऐसा समझा जाता है कि बहुत बड़ी लग्जरी है, लेकिन जो सस्ती चीज़ें अवेलेबल थी आवाम के लिए अब वो भी महंगी होती जा रही हैं। खुश्क मेवाजात की इस कदर कीमतें बुलंदी पर हैं कि आवाम बेचारे परेशान हैं कि इस साल शायद वो इस से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकेंगे। कोमल ने एक पैकेज बनाया, आपको दिखाते हैं। जी, कोमल सलामत ने एक पैकेज बनाया है बढ़ती हुई महंगाई में, जहां खुश्क मेवाजात जो है वो आपकी पहुंच से बाहर चले गए। तो देखिए, यूं तो सर्दियों की बहुत सी सौगात हैं, लेकिन खुश्क मेवाजात की क्या ही बात है। आज मैं आपको बताऊंगी कि खुश्क मेवाजात कौन कौन सी किस्म के हैं और उनकी क्या प्राइस हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि यहाँ पर बादाम मुझे 3 किस्म के नज़र आ रहे हैं, तो तीनों बादामों की क्या खासियत है? ये जो खैरादीनी बादाम है, इसकी गिरी बड़ी होती है और ऑयली होती है, रोगन ज़्यादा होता है इसके अंदर से, और इसके अंदर से ज़्यादातर 2 पीस निकलते हैं।
ये बादाम जो है ये बिल्कुल कागजी है, ये ईजी ओपन होता है, इसे आप आराम से पुश करें, इसकी गिरी निकल आती है आराम से। और तीसरा बादाम जो है ये अब्दुल वादी है, ये भी कागजी है, दांत से टूट जाता है ये। इनके अंदर ऑयल ज़्यादा होते हैं और ये अमेरिकन बादाम से अच्छे होते हैं। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे 2 किस्म के छवारे भी नज़र आ रहे हैं, इनसे जानते हैं कि ये 2 किस्म के छवारों में क्या खासियत है। और रंग भी जो है ये देखिए आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये छवारा जो है ये मुख्तलिफ रंग का है, जबकि ये छवारा मुख्तलिफ रंग होने के बावजूद लंबा भी दिखाई दे रहा है। तो सर बताइएगा कि क्या खासियत है, ये कौन सा छवारा है? ये जो आपके हाथ में ये नर छुआरा है। अच्छा, तो ये इनका कहना है ये नर छवारा है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? ये बड़ी खजूर का होता है, ये ज़्यादा अच्छा होता है, ताकतवर होता है। ये इनसे जानते हैं ये अखरोट निकले हुए अखरोट हैं। अखरोट की तो वैसे कीमत बहुत ज़्यादा है, तो इनसे जानते हैं कि निकाले हुए अखरोटों की कीमत क्या है, बताइएगा ज़रा। ये 400 रुपये पाव है, ये देसी अखरोट की गिरी है। इसका साबुत अखरोट जो है वो 700 रुपये किलो है। देखिए जी, महंगाई के लिहाज से हर चीज़ में को फ़र्क पड़ा है। आगे गाहक आते थे, किलो किलो चीज़ें लेते थे, अब गाहक जो हैं वो आधा किलो पाव पे आ गए हैं। ये अभी मिक्स फ्रूट लिया मैंने, तो इन्होंने बहरहाल दिया इतना महंगा है भी, हालांकि मैंने आधा किलो लिया है, तो ये 800 का दिया इन्होंने। खुश्क मेवाजात ना सिर्फ सर्दी के एहसास को कम करते हैं बल्कि ये इंसान की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर मुस्बत असरात भी पैदा करते हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। जी, कोमल का पैकेज आपने देखा तो ऐसा लग रहा है मौसम सरमा की ये सौगात भी इस दफ़ा आवाम की पहुंच से बाहर होगी, क्योंकि कीमतें इस कदर बताई जा रही हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे जी और अपना सेगमेंट शामिल करेंगे माल का हाल। नजर डालते हैं करेंसी एक्सचेंज रेट्स पर। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार। बचत बाजार में सबसे पहले आपको बताएं जी, खादी पर सेल लगी है, अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा आपको। नेक्स्ट है जी जे डॉट पर आपको अप टू 50% तक ऑफ मिलेगा। एडन रोब पर अप टू 50% तक ऑफ। नेक्स्ट है हमारे पास स्टारलेट, जिस पर आपको अप टू 30% तक ऑफ मिलेगा। और अभी एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे। क्या खूबसूरत कलाम हज़रत अल्लामा इकबाल का, और क्या खूबसूरती से आपने इसको सुनाया। शाहनवाज हमारे साथ मौजूद हैं और आज इकबाल डे के हवाले से हमने ये सोचा कि ना सिर्फ अल्लामा इकबाल के कलाम जो हैं वो आपको सुनाए जाएं बल्कि खूबसूरत आवाज़ में सुनाए जाएं। और शान हमारे साथ मौजूद हैं, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शान, बहुत कम होता है कि सिंगर्स जो हैं वो इतने सीरियस कलाम और इतना बड़ा नाम हो जिनका, उनके कलाम जो है वो ना सिर्फ गाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और आप ये काफ़ी अरसे से करते हैं। जी बिल्कुल। क्या फ़र्क पड़ता है इससे और आपकी क्या सोच है इसके पीछे? बेसिकली अल्लामा इकबाल की जो पोइट्री है उसमें बड़ी इस्लाह है हमारे लिए, और हम भी अपने स्कूल्स में जैसे बच्चों को सिखाते हैं और उनको बाकायदा इसका साथ साथ उनकी शायरी के, बिकॉज यू नो कि बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन उनको साथ साथ एक्सप्लेन भी किया जाता है और बड़ा अच्छा रुझान है बच्चों का भी इस तरफ, और हमारा स्कूल भी बहुत सपोर्ट करता है हमें इस लिहाज से। आप एक निजी स्कूल में पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल। बड़ी तादाद में बच्चे आपसे म्यूज़िक सीखते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और माशाल्लाह बड़ा बहुत अच्छा टैलेंट हमारे पास मौजूद है। बच्चे बहुत अच्छा सिंग करते हैं, उनको बस इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, वो साथ साथ हम कर रहे हैं और बड़ी खुशी होती है क्योंकि जैसे कि कोई भी ऐसा इवेंट है लाइक इकबाल डे है, उस हवाले से भी हमारे स्कूल्स में इसकी तैयारियां शुरू हैं। बड़े जोश खरोश से इसको मनाया जा रहा है और आज हमारे स्कूल में भी प्रोग्राम था इकबाल डे के हवाले से और बच्चों ने बड़ा पार्टिसिपेट किया और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, म्यूज़िक के साथ इसको मिक्स करना, इकबाल के कलाम म्यूज़िक की धुन पर सुनना एक नया
دور جو ہے وہ سمجھانے کے لیے بھی, سننے کے لیے بھی اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. بالکل یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. بچوں کے لیے کتنا یہ اٹریکٹیو ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ نوجوان نسل کو اقبالیات سکھانی ہے, وہ چاہے کسی بھی فارم میں ہو, وہ اقبال کی نظموں کی فارم میں ہو یا میوزک کے ساتھ. بالکل جی, وہی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بچوں کو اس طرف راغب کرنا, لائک جیسے ہمارے انگلش میڈیم اسکول ہیں, بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ اقبال کی پوئٹری یا اردو میں بچے تھوڑے سے ویک ضرور ہوتے ہیں, لیکن اسپیشلی طور پہ بچوں کو سکھایا جانا, ان کو بتایا جانا اقبال کی پوئٹری کے بارے میں, اقبال کی خدمات کے بارے میں بتایا جانا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ ہو رہا ہے. لائف لرننگ لیسن ہوتا ہے جی. آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی ایک چیز پیک کر لیں اس میں سے, تو دیکھیے کہ آپ کی تربیت اور گرومنگ کس لیول پر ہوتی ہے. عرشان, میں آپ سے چاہوں گی کہ آج چونکہ اقبال ڈے ہے اور دنیا بھر میں اقبال ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اقبال صرف ہمارے نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہیں, گلوبلی ان کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے, ان کو بہت زیادہ